अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसका नाम है कौन बनेगा आईएएस। तो आज हम 10th जून के जो एमसीक्यूज है वो देखने वाले हैं। पीआईबी, न्यूज़पेपर, स्टैटिक, एआईआर सभी सोर्सेज से ये जो एमसीक्यूज है तैयार किए जाते हैं, जिससे कि आपको करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज मिले। तो न्यूज़पेपर और कौन बनेगा आईएएस सीरीज अगर आप देखते हो तो आपको करंट अफेयर के लिए और कोई सोर्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए अगर आपने अब तक एमएम एकेडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्द से जल्द लीजिए। उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम 10th जून के जो एमसीक्यूज है वो देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में। अब यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। मैं हमेशा कहता हूँ कि करेक्ट हो इनकरेक्ट हो आप सर्कल कर दिया कीजिए, जिससे कि आगे कन्फ्यूजन ना हो। नहीं तो एग्जाम में क्या होता है कि हम इतने टेंस मूड में होते हैं कि हम भूल जाते हैं करेक्ट पूछा गया था, इनकरेक्ट पूछा गया था, फटाक से सर्कल जो है वो कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर इसे सर्कल कर दो, जिससे कि आप यहाँ पर जब सर्कल करोगे तो आपका जो जवाब है वो गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स ये एक बाइनियल इंडेक्स है जो प्रिपेयर किया जाता है याली यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशंस। अब जो हिंदी माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं वो हिंदी में भी यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़िए, जवाब दीजिए और फिर जो वीडियो है उसमें आपका जवाब सही है या गलत है वो देखिए, जिससे कि आप खुद को इवेल्युएट कर सकते हो। फिर यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट आता है कि ऑफर करता है स्कोर कार्ड। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो लीडर्स है, जो लेगार्ड्स है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस में, तो उन्हें पता चले। जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप खुद को जज कर पा रहे हो कि कितने आपका स्कोर मिल रहा है, कल आपका स्कोर जो है वो अगर 12 था, आज आपका स्कोर जो है वो 14 हो गया है, मतलब आपने यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो ये कैसे पता चलता है? स्कोर कार्ड से, है ना। तो ये स्कोर कार्ड जो है ये दिया जाता है, जिससे जो हाईलाइट करता है लीडर्स और लेगार्ड्स एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में। उसी के साथ साथ जो प्रैक्टिकल गाइडेंस है वो भी ये प्रोवाइड करता है कंट्रीज को, जो कि यहाँ पर सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ जाना जाते हैं। मतलब यहाँ पर सस्टेनेबल फ्यूचर जो चाहते हैं उनके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस जो है, प्रैक्टिकल गाइडेंस, कि भैया आप इस तरीके से कीजिए जिससे कि आप आगे जा पाओगे, ये कीजिए जिससे कि आप अच्छा कर पाओगे। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब आते हैं हम पहले स्टेटमेंट पर। पहला स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो ये स्टेटमेंट जो है ये हो जाता है गलत। क्यों गलत होता है? यहाँ तक ये बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ तक अगर आप स्टेटमेंट देखोगे तो बिल्कुल सही है कि ये बाइनियल इंडेक्स है, प्रिपेयर किया जाता है याले यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। लेकिन किसके कोलैबोरेशन के साथ? क्या यूनाइटेड नेशन के? जी नहीं, ये होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसके कोलैबोरेशन के साथ। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत होता है। दूसरा अगर आप देखोगे तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। लॉजिकली भी देखने को मिलता है कि एकदम सही स्टेटमेंट है। इसका जवाब क्या रहेगा? जवाब रहेगा B2 ओनली। अब जब आप पीडीएफ पढ़ोगे, जब आप पीडीएफ देखोगे तो पीडीएफ से इजीली आप रिवाइज कर पाओ, इसीलिए एक्सप्लेन सेक्शन जो है वो भी आपको प्रॉपर तरीके से मिल रहा है, जहां पर आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो और जो भी चीज़ें हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पर दी गई है, जिससे कि पीडीएफ के थ्रू आप कंप्लीटली जो करंट अफेयर है वो रिवाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ईपीआई जो है बाइनियल इंडेक्स है, याले यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया जाता है इन कोलैबोरेशन विद WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये स्कोर कार्ड ऑफर करता है जिसमें हाईलाइट किए जाते हैं लीडर्स, लेगार्ड्स और फिर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो है वो भी प्रोवाइड करता है।
अब यहाँ पर इंडिया के रैंक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडिया का रैंक अगर आप देखोगे, इंडिया सिक्योर्ड 168th रैंक इन 12th एडिशन ऑफ द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। इंडिया का जो रैंक है 2018 में 177 था। ईपीआई इंडेक्स 2020 जो है मेजर करता है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ 180 कंट्रीज। ठीक है, तो 180 कंट्रीज, इंडिया के जो रैंक होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडेक्स जो है वो 32 इंडिकेटर्स यहाँ पर करता है। अब देखिए, मेरा मोटिव क्या है कि आपके लिए, आपके सामने जो टॉपिक है वो प्रॉपर तरीके से डिस्क्रिप्टिव वे में लेकर आना। अब जैसा मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है, ज़रूरी नहीं है एग्जाम में वैसा ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर इस टॉपिक पर आएगा तो पूरा टॉपिक हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आने दो ना, यहाँ से कोई भी स्टेटमेंट उठाकर वो डाल सकते हैं। ये डाल देंगे कि इंडिया जो है, इंडिया यहाँ पर 168th रैंक है, दूसरा स्टेटमेंट डाल देंगे कि मेजर करते हैं 180 कंट्रीज में से। ये दो स्टेटमेंट डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है। तो मेरा मोटिव यही है कि जितने भी टॉपिक्स हो, जो भी चीजें हो, कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर हो जाए। डेनमार्क जो है उसने यहाँ पर टॉप किया इंडेक्स में, जिसका स्कोर है 82.5। इंडिया ने स्कोर किया 27.6 आउट ऑफ 100 2020 इंडेक्स में, और वॉज वर्स देन ऑल साउथ एशियन कंट्रीज एक्सेप्ट अफगानिस्तान। ये भी स्टेटमेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। उसी के साथ साथ इसने जो रीजनल एवरेज है, पैरामीटर जो होते हैं, उसमें भी यहाँ पर काफ़ी बुरा जो है वो स्कोर किया है। और इंडिया वॉज एट सेकेंड पोजीशन आफ्टर पाकिस्तान ऑन क्लाइमेट चेंज अमंग द साउथ एशियन कंट्रीज। पाकिस्तान के बाद इंडिया का जो नंबर है वो हमें देखने को मिलता है। पाकिस्तान ने इतना स्कोर किया, हाईएस्ट अंडर द क्लाइमेट चेंज कैटेगरी। ठीक है, और 10 ईयर्स कंपैरिजन प्रोग्रेस रिपोर्ट देखें इंडेक्स में, तो इंडिया जो है वो स्लीप हुआ है ऑन क्लाइमेट रिलेटेड पैरामीटर्स। तो ये जो ट्रेंड्स होते हैं कि स्लीप हुआ है, बड़ा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर बोला जा रहा है दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क के बारे में, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। जैसा मैंने आपसे कहा है कि सर्कल कर दिया कीजिए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। पहला यहाँ पर है दिब्रू, ये नेशनल पार्क जो है एज वेल एज ए बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये एक नेशनल पार्क भी है और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जो कि सिचुएटेड है साउथ बैंक ऑफ द रिवर लोहित, आसाम में। दूसरा है फॉरेस्ट टाइप ऑफ दिब्रू सैखोवा कंप्राइजेस, क्या इसमें कंप्राइज होता है? सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, लिटोरल, स्वैम्प फॉरेस्ट और पैचेस ऑफ वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, तो इसके पैचेस जो है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये यहाँ पर जो बातें हैं वो की जा रही है। अब देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में। मतलब क्या होता है कि हमें इससे पता चलता है कि किस तरीके से हमें यहाँ पर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल जो है वो ये आता है कि नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व जो है, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं। ये एस्पिरेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी, नहीं तो क्या है, चल रहे हैं नेशनल पार्क को ही ये समझ रहे हैं, नेशनल पार्क को ही सेंचुरी समझ रहे हैं, नेशनल पार्क को ही बायोस्फीयर समझ रहे हैं, सब कुछ वही चलता जा रहा है। तो ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है सेंचुरी, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है ना, वो देखने को मिलता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर हम देखें तो वो एक नेचुरल एरिया होता है, जो कि गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट एजेंसी जो है उनके द्वारा रिजर्व किया जाता है, और पर्टिकुलर स्पीशीज़ के लिए, पर्टिकुलर जो स्पीशीज़ होती है उनके लिए प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, और उसी के साथ साथ जो एनिमल यहाँ पर कंजर्व किए जाते हैं, सिर्फ कुछ एनिमल्स होते हैं वहाँ पर कंजर्व किए जाते हैं। और उसी के साथ साथ ये जो है कुछ कैटेगरीज में आता है, जैसे कि प्रोटेक्टेड एरिया बोल दीजिए, तो ये डिक्लेयर किया जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। और उसी के बाद हम नेशनल पार्क अगर देखते हैं तो नेशनल पार्क जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ के लिए होता है। मतलब यहाँ पर वेराइटी ऑफ स्पीशीज़ जो है, बर्ड्स बोलिए, एनिमल बोलिए, उनके लिए होता है, जो स्टैब्लिश किया जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उनके कंजर्वेशन के लिए। अब नेशनल पार्क जो हम कैरेक्टरिस्टिक इसके देखते हैं, तो एरिया जो है ये प्रोटेक्टेड होता है ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन से, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से, पोल्यूशन से। यहाँ पर कोई भी कटिंग या फिर ग्रेजिंग अलाउड नहीं होती है, आउटसाइड स्पीशीज़ जो है वो अलाउड नहीं होते हैं। और उसी के साथ साथ प्रोटेक्टेड एरिया जो है उसके अंडर में ही आता है। और यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व जब हम देखते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व जो है इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल, मतलब जिसे हम ICC कहते हैं, ठीक है, ICC यूनेस्को डेसिग्नेटेड बायोस्फीयर रिजर्व, ये हमें देखने को मिलते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें 3 एरियाज देखने को मिलते हैं। मतलब कि कोर एरिया होता है, बफर जोन होता है और मार्जिनल एरिया हमें देखने को मिलता है। अब देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि एरिया यहाँ पर नोटिफाइड किए जाते हैं। कोर एरिया मतलब वहाँ पर कोई भी स्पीशीज़, कोई भी इंसान जो है वो अलाउड नहीं रहेंगे, है ना। विदाउट परमिशन जो है यहाँ पर जो बिल्कुल जाने जो है वो दिया जाता ही नहीं है। इस तरीके से सारी चीज़ें होती है, सब कुछ यहाँ पर मिनिस्ट्री जो है वो अपने अंडर में रखती है।
और काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है ये। तो बायोस्फीयर रिजर्व मतलब एक बड़ा पैच आप देख सकते हो, नेशनल पार्क जो है ये एक छोटा पैच आप देख सकते हो। तो अगर हम दिब्रू की बात करते हैं तो दिब्रू जो है ये हमें एक नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व दोनों देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ ये जो है सिचुएटेड है कहाँ पर, लोहित रिवर आसाम में। दूसरा यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो है कंप्राइज करता है ये सारे फॉरेस्ट। अभी आपको पता ही होंगे जो फॉरेस्ट के टाइप होते हैं, आपको पता ही होंगे अच्छे तरीके से। तो इसमें आप देखोगे तो जो पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होता है, हो जाता है गलत। दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देखो तो ये जो है ये बिल्कुल सही होता है। अब यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है, गलत यहाँ पर है 1, तो ए ओनली इसका जवाब रहेगा। अब क्यों ये गलत है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनकरेक्ट है क्योंकि डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क एज वेल एज बायोस्फीयर रिवर सिचुएटेड साउथ बैंक ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र आसाम में। लोहित रिवर नहीं, रोहित रिवर नहीं है, ये कहाँ पर है, ये है रिवर ब्रह्मपुत्र। दूसरा आप देखोगे ये वन ऑफ द 19 बायोस्फीयर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है पूरी दुनिया में, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें अलग अलग फॉरेस्ट टाइप देखने को मिलते हैं, जितने भी डेसिडियस बोलिए, सेमी एवरग्रीन बोलिए, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और आइडेंटिफाई किया गया इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया नोटिफाइड बाय द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, तो ये भी एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप देखिए मगुरी जो वेटलैंड है, मगुरी बेल लेस देन 10 किलोमीटर फ्रॉम डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क एंड पार्ट ऑफ डिब्रू-सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व बड़ा होता है ना, तो ये उसका एक पार्ट है। वेटलैंड डिराइव करता है अपना नाम फ्रॉम मगूर, ठीक है, एक लोकल वर्ड है कैटफिश के लिए। और इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया जो है नोटिफाइड किया गया है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आसाम की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो बायोस्फीयर रिजर्व है देखने को मिलता है, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है इस तरीके से हमें देखने को मिलती है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन से रिवर बैंक पर कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर है राइन जो है ये फ्लो होती है थ्रू 6 कंट्रीज, नेमली स्विट्जरलैंड, प्रिंसिपलिटी ऑफ लिंचेस्टाइन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस और नेदरलैंड। तो यहाँ पर राइन जो रिवर है उसके बारे में पूछा गया है। दूसरा है कि इट फ्लोज इनटू टैनियन सी। अब देखिए टर्नियन सी अगर हम देखें तो ये हमें देखने को मिलती है, जो भी सी आ जाए उससे आपको सीधा कौन से कंट्री को लगकर है वो पता चलना चाहिए। तो यहाँ पर ये इटली को लगकर हमें देखने को मिलती है। इटली अगर आप देखोगे इस तरीके से इटली जो है वो फैला हुआ है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे आइनियन सी है, यहाँ पर एड्रियाटिक सी है और यहाँ पर टर्नियन सी है। तो इस तरीके से टर्नियन सी जो है ये पार्ट है ऑफ मेडिटेरियन सी का। तो ये हमें दूसरा स्टेटमेंट जो है वो देखने को मिलता है। इसमें करेक्ट कौन सा है ये पूछा गया है। पहला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा यहाँ पर गलत हो जाता है। जवाब हमें देखने को मिलता है A1 ओनली। यहाँ पर आप देख सकते हो जो चीज़ें हैं कि दूसरा यहाँ पर इनकरेक्ट है क्योंकि नॉर्थ सी जो है रोटरडैम का उसमें फ्लो होता हुआ हमें देखने को मिलता है। क्लियर है। तो यहाँ पर रिसेंटली अ पार्ट ऑफ राइन रिवर जो है फ्लोइंग थ्रू जर्मनी हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग लोएस्ट वाटर लेवल इन 2 डेकेड्स। देखिए किस तरीके से कोई चीज़ न्यूज़ में होती है, किस तरीके से स्टैटिक पोर्शन को पकड़कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही मेरा यहाँ पर मोटो है कि भैया जो करंट में चल रहा है उसका स्टैटिक पोर्शन मिला के क्वेश्चन बता दो, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से जो स्टैटिक हो या डायनेमिक हो सभी चीज़ें आपकी कवर हो जाए। लोवेस्ट वाटर लेवल जो है यहाँ पर हमें देखने को मिला है और राइन रिवर जर्मनी हैज़ ड्रॉप 40%, 40% यहाँ पर हुई है ना। और उसी के साथ यहाँ पर ग्लोबल में बहुत सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जर्मनी ने एक्सपीरियंस किया है ड्रॉप वाटर लेवल 2018 में, और उसी के साथ जर्मनी जो है हैड नॉट रिसीव्ड स्प्रिंग शावर्स, ये भी यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो पूरी चीज़ें हैं अच्छी तरीके से आपको जो रिवर है ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट जो है पूछा गया है आपको, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें से, तो आपको यहाँ पर बताना है। पहला यहाँ पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास IIT मद्रास आइडेंटिफाई किया है स्पेसिफिक माइक्रो RNA mRNA कॉल्ड MIR-155। दूसरा है ये अफेक्ट करते हैं, दे अफेक्ट कैंसर ग्रोथ थ्रू इनहिबिटिंग और एनहांसिंग द फंक्शंस ऑफ सर्टन प्रोटीन। जो सर्टन प्रोटीन्स होते हैं, जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं एनहांस करके यहाँ पर कैंसर ग्रोथ जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं थ्रू इनहिबिटिंग। ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है बताना है। पहला यहाँ पर आप स्टेटमेंट देखोगे तो बिल्कुल सही है, दूसरा आप स्टेटमेंट देखोगे तो ये भी बिल्कुल सही है। जवाब हमें देखने को मिलता है C बोथ 1 and 2।
यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। रिसेंटली रिसर्चर जो है एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है स्पेसिफिक माइक्रो आरएनए, ठीक है, माइक्रो आरएनए जो आइडेंटिफाई किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर आरएनए जो है वो देखने को मिल सकते हैं, या फिर डीएनए जो है वो देखने को मिल सकते हैं। डीएनए बेसिकली देखा जाए तो डाई होते हैं, मतलब 2 होते हैं इसमें, है ना, और वही अगर आप आरएनए देखो तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैंने कई बार जब हमने कोरोना वायरस देखा है कहाँ वो अफेक्ट करता है या फिर टेस्ट किस तरीके से किया जाता है, उसे मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको एक्सप्लेन की हुई है। अब यहाँ पर आप देखोगे माइक्रो आरएनएस, ये शॉर्ट नॉन कोडिंग राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं, ठीक है, शॉर्ट होते हैं, और इसमें 20 to 24 न्यूक्लियोटाइड जो है वो देखने को मिलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बहुत सारे कैंसर्स जो है उसके इसमें ट्रांसफॉर्मेशन बोलिए या कोई भी चीज़ जो है उसमें। आरएनए जो है ये एक पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है, और उसी के साथ साथ ये प्रेजेंट होता है सभी बायोलॉजिकल सेल्स में, है ना, सभी बायोलॉजिकल सेल्स में ये प्रेजेंट होता है। अगर इस पर लेक्चर बनाना चाहे तो 1 घंटे का लेक्चर सिर्फ इस पर बन सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से शॉर्ट में समझना है। उसी के साथ साथ प्रिंसिपली इन्वॉल्व होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जिसे मैसेंजर जो है इंस्ट्रक्शन के वो कैरी आउट किए जाते हैं फ्रॉम डीएनए जो है उसके थ्रू यहाँ पर जाते हैं। आरएनए जो है ये डीएनए से अलग होता है 3 बेसिक पर्सपेक्टिव में। डीएनए और आरएनए दोनों यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। क्या अलग होता है, देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डायरेक्ट आपको यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। तो आरएनए जो है यहाँ पर यूरेसिल एज नाइट्रोजियस बेस देखने को मिलता है इन प्लेस ऑफ थाइमीन जो डीएनए में यूज होता है। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए जो बेस है, बेस पेयर, यहाँ पर एडेनाइन, यहाँ पर थाइमाइन, यहाँ पर ग्यूएनाइन, यहाँ पर साइटोसाइन, है ना, ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अब वही आप क्या कर सकते हो, आप आरएनए जब देखोगे तो यहाँ पर आप देखिए कि यूरेसिल एज नाइट्रोजियस बेस, है ना, इन प्लेस ऑफ थाइमीन। तो यहाँ पर आप देखिए थाइमीन आपको कहीं दिख रहा है क्या, थाइमिन नहीं है, यहाँ पर एडेनाइन है, यहाँ पर भी एडेनाइन है, यहाँ पर ग्यूएनाइन है, यहाँ पर भी ग्यूएनाइन है, यहाँ पर साइटोसाइन है, यहाँ पर भी साइटोसाइन है, लेकिन जो थाइमाइन था उसकी जगह पे यूरासिल जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो पहला डिफरेंस होता है। सेकेंड यहाँ पर देखने को मिलता है आरएनए न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है एट द सेकेंड पोजीशन जो होती है उसमें हाइड्रोक्सिल होता है, वाइल डीएनए जो है उसमें डीऑक्सीजनेटेड एट द पोजीशन टू प्रोटॉन, ये हमें देखने को मिलता है, सेकेंड पोजीशन है। और तीसरा है आरएनए जो है ज़्यादा ऑफन सिंगल स्ट्रैंडेड में फाउंड होता है देन डीएनए। यहाँ पर आप देखिए सिंगल स्ट्रैंडेड में फाउंड होता है देन डीएनए यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड, यहाँ पर आप देखिए डबल है, ये 2 है ना, तो ये डबल इसमें देखने को मिलता है। तो ये बेसिक 3 डिफरेंस है, रट्टा मार लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको सवाल जो है पूछा जा रहा है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी, इसके बारे में। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको पहचाना है। पहला है कि एनएसजी जो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो ऑपरेट करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। दूसरा है नेशनल बॉम्ब डाटा सेंटर, ये मैनेज किया जाता है बाय एनएसजी। तो इसमें आप देखिए पहला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, दूसरा जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है। जवाब देखने को मिलता है बोथ 1 और 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ये काउंटर टेररिज्म यूनिट है जो कि फॉर्मली एग्जिस्टेंस में आया 1986 में बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986। तो बट ऑब्वियस है कि हमारे यहाँ पर 3 बॉडीज देखने को मिलती है, स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है और नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आर्टिकल के थ्रू दिया होता है, स्टैट्यूटरी बॉडी एक्ट के थ्रू दिया होता है, और नाइदर कॉन्स्टिट्यूशन नॉर स्टैट्यूटरी मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा लाई जाती है। कई बार मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये जो है ये हमें कौन सी देखने को मिलती है, नीति आयोग, है ना। अब हेडक्वार्टर जो है लोकेटेड है मनेश्वर गुरुग्राम में, और उसी के साथ साथ आइडिया जो है वो ये है कि यहाँ पर जो ऑपरेशन ब्लू स्टार आप देखिए, है ना, जो यहाँ पर ऑपरेशन ब्लू स्टार आपको पता ही होगा काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, और उसके वजह से मतलब असैसिनेशन जो है फॉर्मर पीएम इंदिरा गांधी जी वो भी हमें देखने को मिला था। तो ये था मतलब जो एक फोर्स है वो यहाँ पर रेस की जाए। अब यहाँ पर आप देखोगे तो एनएसजी, है ना, एनएसजी मतलब ये क्या, एक प्रोटेक्टिव हमें देखने को मिलती है कि ये प्रोटेक्टिव एक फोर्स है। अब यहाँ पर जर्नैल सिंह वांटेड इंडियन गवर्नमेंट टू पास आनंदपुर रिजोल्यूशन, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो सेपरेट स्टेट है खालिस्तान फॉर 6 यहाँ पर फॉर्म हो सके, ये यहाँ पर किया जाए। सिंस 1982 रेडिकल लीडर जो है यहाँ पर ये काफ़ी सपोर्ट जो है वो गेन करने की कोशिश करते हैं, जो बेस है वो पाने की कोशिश करते हैं। हेंस ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है लॉन्च किया गया बिटवीन 1 जून टू 6 जून 1984, है ना, जिससे कि क्या है यहाँ पर जो डिमांड्स है वो पूरी की जा सके। और फिर यहाँ पर जो डेथ है वो हो जाती है, और फिर उसके बाद पोस्ट ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी जो है उनका असैसिनेशन हमें देखने को मिलता है एक सिख बॉडीगार्ड के द्वारा।
और रिसेंटली 36 एनिवर्सरी जो ऑपरेशन ब्लू स्टार की वो ऑब्जर्व की गई कंट्री में, और इसी के चलते यहाँ पर ये जो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से विथ स्टैटिक तड़का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है रिगार्डिंग अर्पित, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला गया है यहाँ पर। पहला है कि दिस पॉड विल बी यूटिलाइज्ड, किसके लिए यूटिलाइज किया जाएगा, इवैक्यूएशन जो होते हैं क्रिटिकल पेशेंट्स उनके लिए, जो यहाँ पर जो इन्फेक्शन होता है डिसीजेस का उससे जो जूझ रहे हैं, इंक्लूडिंग कोविड-19 फ्रॉम हाई अल्टीट्यूड एरियाज आइसोलेटेड एंड रिमोट प्लेसेस, मतलब जहाँ पर कोई जा नहीं सकता है, जहाँ पर कोई जा नहीं पा रहा है उसके लिए। दूसरा आप देखोगे तो यहाँ पर ये यूटिलाइज करता है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, जिसे हेपा कहते हैं, एज 13 क्लास फिल्टर्स और सपोर्ट इन्वेजिव वेंटिलेशन यूजिंग ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर्स। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर्स है उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा है कि इंडियन एयरफोर्स जो है उन्होंने डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है और इंडक्ट किया है अर्पित को। तो यहाँ पर आपको जो सही स्टेटमेंट है कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर आप देखिए तो सॉरी, यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये बताना है। इनकरेक्ट है ना, देखिए ऐसा हो जाता है, हम घाई गड़बड़ी में क्या कर देते हैं, यही कर देते हैं, इनकरेक्ट बोला गया है। अब यहाँ पर आप देखिए तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, इनकरेक्ट एक भी नहीं है, इससे डी जो है इसका जवाब रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सभी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स जो उन्होंने डिज़ाइन, डेवलप और इंडक्ट किया है एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, जिसे नाम दिया गया है अर्पित। डायरेक्ट आपको फुल फॉर्म के लिए पूछा जा सकता है, डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है अर्पित जो है बेसिकली क्या है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। जो पॉड है यूटिलाइज कर रहा है फॉर इवैक्यूएशन क्रिटिकल पेशेंट्स, जो कि हमें ऐसी जगहों पर देखने को मिलते हैं जहाँ पर कोई नहीं पहुँच पाता है। और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को ये सपोर्ट करता है। लाइट वेट आइसोलेशन सिस्टम है ना, यहाँ पर ड्यूरेबल, यहाँ पर सब कुछ हमें देखने को मिलता है, एकदम लाइट वेट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट जो है वो भी काफ़ी कम लगती है, और उसी के साथ साथ इजीली इवैक्यूएशन जो है वो किया जा सकता है। यहाँ पर आप जो फोटो है वो देख सकते हो अच्छे तरीके से किस तरीके सारी चीज़ें जो है वो हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड ओशन डे के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बचाना है। ये जो दिन है इसे डेजिग्नेट किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2008। दूसरा है थीम जो है वर्ल्ड ओशन डे 2020 की, वो है इनोवेशन फॉर अ प्लास्टिक फ्री ओशन। तो यहाँ पर आप देखिए तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट ही पूछा गया है आपको। तो यहाँ पर आप देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, डे डेसिग्नेट किया गया बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2008 में डिसिग्नेट किया गया था वर्ल्ड ओशन डे को। और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि जो थीम है वो है इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशन, इनोवेशन फॉर अ प्लास्टिक फ्री ओशन नहीं, इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन, ठीक है, फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। तो इसलिए दूसरा गलत है, ये इसका जवाब है क्योंकि करेक्ट पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि थीम जो है इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 8 जून, जिससे कि अवेयरनेस जो है वो क्रिएट किया जा सके। इंपॉर्टेंस जो है ओशंस का, ओशन जो है वो 71% ऑफ द अर्थ सर्फेस कवर करते हैं, 97% ऑफ द प्लैनेट वाटर कवर करते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर वर्ल्ड और यहाँ पर मोस्ट ऑक्सीजन जो है वो भी प्रोवाइड करते हैं। वैरायटी ऑफ लाइफ सेविंग मेडिसिनल कंपाउंड जो है हमें मिलते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कैंसर ड्रग जो है वो यहाँ पर डिस्कवर किए जाते हैं ओशंस में। ओशन जो है, अब देखिए जब ओशन की बात आती है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मेंस में आपको सीधा सवाल आ सकता है ओशंस के ऊपर, तो आप ये सारी इंपॉर्टेंस लिख सकते हो, या प्रीलिम्स में बोला जा सकता है कि ओशन के क्या क्या बेनिफिट है, तो ये सारे आएंगे। आपको लगेगा कि यार लाइफ सेविंग मेडिसिन कंपाउंड कहाँ मिलते हैं, लेकिन जी हाँ होते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड की इकोनॉमी में काय का वाइटर रोल प्ले करता है, लेकिन वाइटर रोल प्ले करते हैं 90% ऑफ ट्रेड जो है वो सी रूट से होते हैं। आपको सिर्फ इतना स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि ओशन जो है वाइटर रोल प्ले करते हैं वर्ल्ड की इकोनॉमी में, आप बोलो कि भैया ओशन कहाँ से प्ले करते हैं, लेकिन उसके आगे का जो स्टेटमेंट है वो आपको पता रहना चाहिए। वो की रोल प्ले करते हैं वेदर और क्लाइमेट के रेगुलेशन में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर थ्रेट जो है ओशन को, पोल्यूशन बोलिए, ओवर फिशिंग बोलिए, इन्वेजिव स्पीशीज बोलिए, ये सब थ्रेट हमें देखने को मिलते हैं। तो इस पर भी आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि नीचे दिए गए में से कौन कौन से थ्रेट्स है ओशन के लिए, तो ये सारे थ्रेट्स हैं। अब दूसरा आप यहाँ पर देखोगे तो हमें देखने को मिलता है कि उत्तराखंड बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पर ओपन हुआ है। जो उत्तराखंड का बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क है कहाँ पर ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है हल्द्वानी में, ठीक है, हरिद्वार में नहीं हुआ है। सी इसका जवाब है, समझ में आ रहा है। उत्तराखंड में ओपन हुआ है बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क हल्द्वानी में ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को। बायोडाइवर्सिटी वैरायटी और वेराइबिलिटी होती है अर्थ पर। बायोडाइवर्सिटी पार्क बेसिकली एक नेचुरल रिजर्व होता है वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के लिए।
थीम जो थी इस साल की वो कौन सी थी? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, है ना? जो हमें बायोडाइवर्सिटी है वो यहाँ पर सेलिब्रेट करनी चाहिए। उसी के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि पार्क है, उसके 40 यूनिक सेक्शंस है जिसमें हमें रेयर प्लांट स्पीशीज़ जो है वो भी देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ स्पिरिचुअल सेक्शन जो है उसका भी यहाँ पर हमें जो अस्तित्व है वो देखने को मिलता है। उसी के साथ डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल जो है वो यहाँ पर टोपोग्राफी में फाइंड की जाती है। ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इको सेंसिटिव जोन जो है उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। यहाँ पर पहला आता है कि इको सेंसिटिव जोन ऑन इकोलॉजिकली फ्रिजाइल एरिया, ये ऐसा एरिया होता है विद इन 10 किलोमीटर्स अराउंड द प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इको सेंसिटिव जोन नाम से ही पता चल रहा है, इको सेंसिटिव है, सेंसिटिव जोन है, मतलब आसपास का जो एरिया रहेगा नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की उसका रहेगा, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा आप देखिए, एक्सक्लूसिव अपना जो इको सेंसिटिव जोन्स है ये नोटिफाइड किए जाते हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत ही होता है क्या? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत होता है, तो ये बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी इसका जवाब हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों स्टेटमेंट सही है। रिसेंटली गैस लीक हुई है, ऑकर्ड हुआ है बागजल वेल में, है ना, आसाम में हमें देखने को मिला है, न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर किया था। ये यहाँ पर विंड के थ्रू फ्लो हो रही है, विंड के थ्रू, ये भी हमने कवर किया था। तो आसपास का जो एरिया है वहाँ पर कई सारे जो हमने गैंगेटिक डॉल्फिन है उनकी डेथ देखी है, उसी के साथ साथ बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनको यहाँ पर थ्रेट हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसलिए देखिए नेशनल पार्क जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, अभी हमने उसके बारे में देखा है ना। नाबेड जो है कॉन्स्टिट्यूएंट बोर्ड है ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, और ये ऑफर करता है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, स्किल सर्टिफिकेशन बॉडीज। चलिए अब हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं हमारे, जो कि बात कर रहा है पेट्रापोल पोर्ट के बारे में। पेट्रापोल पोर्ट ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में या वेस्ट बंगाल में? ये हमें देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में पेट्रापोल पोर्ट हमें देखने को मिलता है। वेस्ट बंगाल रिज्यूम बायलैटरल ट्रेड नेबरिंग बांग्लादेश के साथ थ्रू पेट्रापोल पोर्ट। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है इन नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और ये इट इज़ अ लैंड पोर्ट, ये क्या है? लैंड पोर्ट है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके थ्रू हम मैप बेस्ड एक्सरसाइज बोलिए, सारी एक्सरसाइज जो है वो हमारी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। आपका जो स्कोर है आप ज़रूर कैलकुलेट कीजिए, इवैल्यूएट कीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।